दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हमारा सब्जेक्ट चल रहा था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे दोस्तों। और हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण और क्या है जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा था? इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम 2023 से लेकर 2011 तक के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम देख रहे थे 2021 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को हल कर लिया और कुछ प्रश्न हमारे बाकी रह गए थे। ठीक है, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए 2021 में जो हमारा पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, 2021 में जो हमारा पूछा गया तीसरा प्रश्न है उसको यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि भट्ठी तेल यानी कि फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है हमारा भट्ठी तेल यानी कि फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए देखिएगा, यहाँ पहला पॉइंट जो कह रहा है कि यह तेल हमारा क्या है, परिष्करण योग्य यानी कि रिफाइनरी का दोस्तों एक उत्पाद है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ उद्योग इसका उपयोग दोस्तों ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके उपयोग से हमारे पर्यावरण में क्या दोस्तों, गंधक यानी कि सल्फर का उत्सर्जन होता है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि भट्ठी तेल यानी कि फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कि यह तेल परिष्करणियों यानी कि रिफाइनरी का क्या है दोस्तों, एक उत्पाद है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा यानी कि पावर उत्पादन के लिए करते। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो सही आंसर जो मार्क करेंगे वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट पॉइंट भी सही दिया गया है कि यह तेल परिष्करणियों का क्या है दोस्तों, एक उत्पाद है। और दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है, तो यह भी पॉइंट हमारा इस संदर्भ में सही दिया गया है। ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ये सारे ही पॉइंट दोस्तों हमारे भट्ठी तेल यानी कि फर्नेस ऑयल के संदर्भ में सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसकी व्याख्या हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा दोस्तों कि भट्ठी तेल, जिसे दोस्तों हम लोग फर्नेस ऑयल भी कहते हैं, यह तेल परिष्करणियों का क्या है दोस्तों, एक उत्पाद है। ठीक है, उद्योगों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में इन ईंधनों का उपयोग किया जाता, बड़े जनरेटरों और स्टील उद्योग में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। जब इन्हें जलाया जाता तो पर्यावरण में दोस्तों याद रखें भारी मात्रा में दोस्तों सल्फर या गंधक का उत्सर्जन होता है, जो हवा को दोस्तों जहरीला बनाता है। ठीक है, फर्नेस तेल में दोस्तों सल्फर का स्तर क्या होता है, 20,000 ppm तक होता है, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि भट्ठी तेल, जिसे हम लोग फर्नेस ऑयल भी कहते हैं, यह तेल परिष्करणियों का क्या है, एक उत्पाद है। और उद्योगों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में इन ईंधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बड़े जनरेटरों और स्टील उद्योग में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता। जब इन्हें जलाया जाता तो पर्यावरण में भारी मात्रा में सल्फर यानी गंधक का उत्सर्जन होता, जो हवा को दोस्तों जहरीला बनाता है। और फर्नेस तेल में याद रखें सल्फर का स्तर 20,000 ppm तक होता है, और इसका विकल्प हम मार्क करेंगे, इसीलिए दोस्तों विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 2021 में पूछे गए चौथे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न यूपीएससी में दोस्तों बहुत सारे पूछे जाते हैं। इस तरह दोस्तों कोई टर्म देके उसका अर्थ पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है हमारा कि ब्लू कार्बन क्या है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, ब्लू कार्बन के बारे में यहां पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि ब्लू कार्बन क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हम ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, यानी कि क्या, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित क्या है दोस्तों, हमारा कार्बन है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि ब्लू कार्बन क्या है, तो सही आंसर मार्क करेंगे महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा दोस्तों क्या है, प्रग्रहित कार्बन। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि ब्लू कार्बन क्या है, तो याद रखें महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा दोस्तों हमारा क्या है, प्रग्रहित कार्बन है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट होगी, चलिए व्याख्या हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, देखें, कह रहा है कि समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा अवशोषित किए जाने वाले कार्बन को नीले कार्बन अथवा ब्लू कार्बन की दोस्तों संज्ञा दी जाती है।
है। ठीक है, कह रहा है कि यह अवशोषण जीवभार और अवसाद के रूप में मैनग्रोव, दलदलीय क्षेत्रों, समुद्री घास तथा शैवालों द्वारा किया जाता। महासागरों की कार्बन अवशोषण क्षमता भूमि पर स्थित पारितंत्र के मुकाबले 5 गुना अधिक होती है और महासागर एक महत्वपूर्ण दोस्तों कार्बन सिंक यानी ब्लू कार्बन के रूप में है और जलवायु परिवर्तन को कम करने में यह क्या दोस्तों मददगार हो सकते हैं। अतः विकल्प ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, एक बार और व्याख्या पढ़ेंगे कि समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा अवशोषित किए जाने वाले कार्बन को नीले कार्बन अथवा ब्लू कार्बन की संज्ञा दी जाती। यह अवशोषण जीवभार और अवसाद के रूप में मैनग्रोव, दलदलीय क्षेत्रों, समुद्री घास तथा शैवालों द्वारा किया जाता। महासागरों की कार्बन अवशोषण क्षमता दोस्तों भूमि पर स्थित पारितंत्र के मुकाबले 5 गुना अधिक होती है। महासागर एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक यानी ब्लू कार्बन के रूप में है और जलवायु परिवर्तन को कम करने में दोस्तों यह मददगार हो सकते हैं। अतः विकल्प ए हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। याद रखें दोस्तों, यदि पेपर में पूछा जाए कि ब्लू कार्बन क्या है तो हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे कि महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2021 में पूछे गए 5वें प्रश्न की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए जिन भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों 5वां प्रश्न हमारा ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। ठीक है, वनों पर दोस्तों न्यूयॉर्क घोषणा के बारे में यहां प्रश्न पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा यानी कि दोस्तों न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, क्या दिया गया है। कह रहा है कि 2014 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार दोस्तों इसका क्या किया गया था, समर्थन किया गया था। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए क्या है, एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया है। क्या है, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि यह वैध रूप से बाध्यकारी क्या है, अंतरराष्ट्रीय घोषणा है। चौथा पढ़ेंगे दोस्तों कि यह सरकार और बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। पांचवा पढ़ेंगे कि भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर क्या करिए, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा यानी कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है। चौथा पॉइंट कि यह सरकारी बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। और पांचवा पॉइंट कह रहा है कि भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। बाकी के पॉइंट इस संदर्भ में हमारे सही नहीं दिए गए हैं। चलिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट एक बार हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, जो कि हमारा संबंधित है वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा से, यानी कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में हमारा पहला पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का क्या दोस्तों समर्थन किया गया है। क्या है, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट जो हमारा कह रहा है दोस्तों कि यह वैध रूप से क्या है, एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है। तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है। तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखें। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा क्या कि यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। तो यह पॉइंट भी हमारा इस संदर्भ में सही दिया गया। क्या है, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। जबकि पांचवा पॉइंट कह रहा है कि भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया। तीसरा और पांचवा पॉइंट गलत है, जबकि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या दिया गया है। देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि वनों पर 2014 की न्यूयॉर्क घोषणा। क्या है, वनों पर 2014 की न्यूयॉर्क घोषणा पर
200 से अधिक दोस्तों हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें विभिन्न देशों और कंपनियों के अलावा पर्यावरण समूह भी शामिल थे। इस पॉइंट को याद रखिए। फिर देखिए, कह रहा है कि वनों पर 2014 की न्यूयॉर्क घोषणा पर 200 से अधिक हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें विभिन्न देशों और कंपनियों के अलावा पर्यावरण समूह भी शामिल थे। ठीक है, न्यूयॉर्क घोषणा में दोस्तों वर्ष 2020 तक वैश्विक प्राकृतिक वन हानि को आधा करना तथा वर्ष 2030 तक इस हानि को समाप्त करना शामिल है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे, न्यूयॉर्क घोषणा में वर्ष 2020 तक वैश्विक प्राकृतिक वन हानि को आधा करना तथा वर्ष 2030 तक इस हानि को समाप्त करना शामिल है। इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा वनों के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया है, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर पढ़ेंगे कि वनों पर 2014 की न्यूयॉर्क घोषणा पर 200 से अधिक हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें विभिन्न देशों और कंपनियों के अलावा पर्यावरण समूह भी शामिल थे। न्यूयॉर्क घोषणा में दोस्तों वर्ष 2020 तक वैश्विक प्राकृतिक वन हानि को आधा करना तथा वर्ष 2030 तक इस हानि को समाप्त करना शामिल है। ठीक है, इसके अंतर्गत वनों के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया है, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें इस पॉइंट को। और प्रश्न को एक बार और हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा, कह रहा है कि वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा यानी कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कह रहा है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था, बिल्कुल सही पॉइंट है पहला दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया है, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। चौथा पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों कि यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। और पांचवा पॉइंट जो कह रहा है कि भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इस संदर्भ में सही है। व्याख्या हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे छठे नंबर प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें, छठवां प्रश्न जो कह रहा है दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि तंत्रिका अपह्रास क्या है। फिर देखिएगा, तंत्रिका अपह्रास जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर से पढ़ेंगे कि तंत्रिका अपह्रास यानी कि न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले दोस्तों मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि तंत्रिका अपह्रास यानी कि न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि मोटर गाड़ी के ब्रेक, दूसरा कह रहा है दोस्तों मोटर गाड़ी के इंजन, तीसरा कह रहा है घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव, चौथा कह रहा है दोस्तों बिजली संयंत्र और पांचवा कह रहा है दोस्तों टेलीफोन लाइन। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं इस संदर्भ में। ठीक है, एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे कि तंत्रिका अपह्रास जिसे दोस्तों हम लोग न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले, ठीक है, तंत्रिका अपह्रास को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव, ठीक है, समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं। तो याद रखें दोस्तों, मोटर गाड़ी के ब्रेक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मोटर गाड़ी के इंजन, यह भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव इस संदर्भ में गलत होगा हमारा। और चौथा जो कह रहा है बिजली संयंत्र, यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है, जबकि टेलीफोन लाइन हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए कि तंत्रिका अपह्रास यानी कि न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते। तो पहला जो कह रहा है कि मोटर गाड़ी के ब्रेक, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि मोटर गाड़ी के इंजन, यह भी हमारा सही है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव, यह हमारे गलत दिए गए हैं पॉइंट, जबकि बिजली संयंत्र हमारा सही है। और पांचवा पॉइंट जो कह रहा है कि टेलीफोन लाइन, यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट सही नहीं दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यानपूर्वक व्याख्या को हम देखेंगे। ठीक है, देखें यहाँ क्या दिया गया है।
है। कह रहा है दोस्तों कि मैग्नेटाइट कण हमारे लोहे का एक अत्यधिक चुंबकीय खनिज रूप है और वायु प्रदूषण में मौजूद होने के लिए जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि मैग्नेटाइट कण हमारे लोहे का एक अत्यधिक चुंबकीय खनिज रूप है और वायु प्रदूषण में मौजूद होने के लिए जाना जाता है। ठीक है, वायु में मौजूद दोस्तों पार्टिकुलेट मैटर के संपर्क में आने से पल्मोनरी, कार्डियोवैस्कुलर और क्या है दोस्तों न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट एक मिश्रित यानी कि दोस्तों Fe2+ Fe3+ के ऑक्साइड के रूप में शहरी वातावरण में पीएम में दोस्तों सर्वव्यापी और प्रचुर मात्रा में है और न्यूरोडिजनरेशन और हृदय रोग दोनों में एक विशिष्ट भूमिका निभा सकता है। ठीक है, फिर देखिएगा कि मैग्नेटाइट कण दोस्तों लोहे का एक अत्यधिक चुंबकीय खनिज रूप है और वायु प्रदूषण में मौजूद होने के लिए जाना जाता है। ठीक है, वायु में मौजूद दोस्तों पार्टिकुलेट मैटर जिसे हम पीएम भी कहते हैं के संपर्क में आने से पल्मोनरी, कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट एक मिश्रित यानी कि Fe2+ Fe3+ के ऑक्साइड के रूप में शहरी वातावरण के पीएम में सर्वव्यापी और प्रचुर मात्रा में और न्यूरोडिजनरेशन और हृदय रोग दोनों में एक विशिष्ट भूमिका निभा सकता है। इस पॉइंट को याद रखें। ठीक है, कबूतरों, प्रवासी सैमन और यहां तक कि दोस्तों चमगादड़ों के घर में मैग्नेटाइट पाया गया है। क्या है? कबूतरों, प्रवासी सैमन और यहां तक कि चमगादड़ों के घर में मैग्नेटाइट पाया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसकी आगे क्या व्याख्या दी गई है उसको भी हम देख लेंगे। और क्या है दोस्तों, कह रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए इसकी आगे की व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। ठीक है, चलिए इसकी आगे की व्याख्या भी दोस्तों हम देख लेंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है और माना जाता है कि यह उनके दिशात्मक अभिविन्यास में क्या है दोस्तों भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिए। कह रहा है कि कबूतरों, प्रवासी सैमन और यहाँ तक कि चमगादड़ों के घर में मैग्नेटाइट पाया गया है और माना जाता है कि यह उनके दिशात्मक अभिविन्यास में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि पेट्रोल और डीजल इंजन से निकलने वाली गैस का निकास भी क्या है, याद रखें, हवाई मैग्नेटाइट का प्रमुख क्या है, स्रोत है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल इंजन से निकलने वाली गैस का निकास भी हवाई मैग्नेटाइट का प्रमुख स्रोत है और वाहन ब्रेक सिस्टम, सड़क के किनारे हवाई मैग्नेटाइट का प्रमुख स्रोत है। मैग्नेटाइट प्रदूषण के अन्य स्रोतों में दोस्तों बिजली संयंत्र भी शामिल है। अतः सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया था कथन 1, 2 और 4। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि कबूतरों, प्रवासी सैमन और यहाँ तक कि चमगादड़ों के घर में मैग्नेटाइट पाया गया है और माना जाता है कि यह उनके दिशात्मक अभिविन्यास में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल इंजन से निकलने वाली गैस का निकास भी हवाई मैग्नेटाइट का प्रमुख स्रोत है। वाहन ब्रेक सिस्टम, सड़क के किनारे हवाई मैग्नेटाइट का प्रमुख स्रोत है और मैग्नेटाइट प्रदूषण के अन्य स्रोतों में बिजली संयंत्र भी शामिल है। इसीलिए हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, तो 2021 के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया दोस्तों। हम सब्जेक्ट देख रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और टॉपिक चल रहा था इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, चलिए देखेंगे 2020 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक हमारे बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों स्वचालित वाहन यानी कि ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ। दूसरा कह रहा है दोस्तों तंबाकू का धुआं। तीसरा कह रहा है लकड़ी का जलना। चौथा कह रहा है रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग। पांचवा कह रहा है पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सभी हमारे क्या हैं, बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक हमारे बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो पहला कह रहा है कि स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ। दूसरा कह रहा है तंबाकू का धुआं। तीसरा कह रहा है लकड़ी का जलना। चौथा कह रहा है रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग और पांचवा कह रहा है पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। ठीक है, तो कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि पांचों ही पॉइंट इस संदर्भ में हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो पहला कह रहा है कि स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ। दूसरा कह रहा है तंबाकू का धुआं। तीसरा कह रहा है लकड़ी का जलना। चौथा कह रहा है रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग। पांचवा कह रहा है पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पांचों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यानपूर्वक व्याख्या इसकी देखिएगा। ठीक है, देखें
कह रहा है हमारा कि बेंजीन अत्यधिक दोस्तों अस्थिर तथा श्वसन के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। क्या है, फिर देखिएगा कि बेंजीन हमारा अत्यधिक अस्थिर है तथा श्वसन के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को दोस्तों हानि पहुंचाता है। ठीक है, पर्यावरण में बेंजीन प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में दोस्तों स्वचालित वाहन यानी कि ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, औद्योगिक गतिविधियों जैसे कि पेट्रोलियम उत्पादों का प्रसंस्करण, जाइलीन और अन्य सुगंधित यौगिकों का उत्पादन तथा गैसोलीन फिलिंग स्टेशनों से ईंधन का वाष्पीकरण है। फिर देखिए, कह रहा है कि इसके अतिरिक्त कुछ निर्माण सामग्री जैसे दोस्तों पेंट, रोगन फर्नीचर, लकड़ी दहन और सिगरेट सेवन से निष्कासित तंबाकू का धुआं आदि भी बेंजीन प्रदूषण के कारण है। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग दोस्तों WHO भी कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बेंजीन को मनुष्यों के लिए कार्सिनोजेनिक घोषित किया है। इस प्रकार सभी कूट हमारे सही हैं। ठीक है, नोट कह रहा है दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में उपर्युक्त प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए माना गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पुस्तक के द्वारा दिए गए प्रश्न के जो दिए गए हैं दोस्तों, पुस्तक में जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसके हिसाब से यदि माने हम, तो इसने माना है दोस्तों आंसर ऑप्शन डी को, जबकि हमारे आयोग ने माना था ऑप्शन आंसर ए को। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर पढ़ेंगे व्याख्या को कि बेंजीन अत्यधिक अस्थिर है, क्या है, तथा श्वसन के माध्यम से हमारा मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। याद रखें, बेंजीन अत्यधिक अस्थिर तथा श्वसन के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता। पर्यावरण में बेंजीन प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में याद रखें दोस्तों स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, औद्योगिक गतिविधियों जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का प्रसंस्करण, जाइलीन और अन्य सुगंधित यौगिकों का उत्पादन तथा गैसोलीन फिलिंग स्टेशनों से ईंधन का वाष्पीकरण है। इसके अतिरिक्त कुछ निर्माण सामग्री जैसे पेंट, रोगन फर्नीचर, लकड़ी दहन और सिगरेट सेवन से निष्कासित तंबाकू का धुआं आदि भी बेंजीन प्रदूषण के कारण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दोस्तों याद रखें कि बेंजीन को मनुष्यों के लिए क्या है, कार्सिनोजेनिक घोषित किया है। इस प्रकार सभी कूट सही हैं। ठीक है, एक नोट यहाँ दिया गया है, उसको याद रखें। क्या कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC ने इसमें दोस्तों प्रश्न जो हमारा दिया गया है इसमें अपना आंसर माना था ऑप्शन ए, जबकि पुस्तक ने आंसर माना है ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार और प्रश्न को देख लेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो याद रखें दोस्तों, स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ बिल्कुल सही है, तंबाकू का धुआं बिल्कुल सही, लकड़ी का जलना यह भी सही, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग यह भी सही, जबकि पॉलीयूरेथीन से निर्मित उत्पादों का उपयोग यह भी हमारा सही दिया गया है। यह दोस्तों पुस्तक के हिसाब से आंसर है, जबकि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर माना था ऑप्शन ए को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2020 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। देखेंगे दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से दोस्तों वर्णन करता, आर्थिक मूल्य के रूप में, या निम्नलिखित में से किसका माप है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता, और कह रहा है हमारा कि आर्थिक मूल्य के रूप में या निम्नलिखित में से किसका माप है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता और आर्थिक मूल्य के रूप में या निम्नलिखित में से किसका हमारा माप है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि पढ़ेंगे हम क्या है कि प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। क्या है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता, आर्थिक मूल्य के रूप में या निम्नलिखित में से किसका माप है। तो याद रखें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। क्या है, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखेंगे कि प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति दोस्तों हमारा कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसकी व्याख्या हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, देखिएगा इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इसकी हम देखेंगे ध्यानपूर्वक। कह रहा है दोस्तों हमारा कि कार्बन का सामाजिक मूल्य यानी कि सोशल कास्ट ऑफ कार्बन प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन द्वारा होने वाले दीर्घकालिक नुकसान का डॉलर में एक माप है, और यह डॉलर का आंकड़ा एक छोटे उत्सर्जन कटौती अर्थात CO2 कमी का लाभ के लिए बचाए एक नुकसान के मूल्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर से पढ़ेंगे कि कार्बन का सामाजिक मूल्य यानी कि सोशल कास्ट ऑफ कार्बन दोस्तों प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन द्वारा
होने वाले दीर्घकालीन नुकसान का डॉलर में एक माप है। यह डॉलर का आंकड़ा एक छोटे उत्सर्जन कटौती अर्थात CO2 कमी का लाभ के लिए बचाए एक नुकसान के मूल्य का भी प्रतिनिधित्व करता है, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। कार्बन का सामाजिक मूल्य सोशल कास्ट ऑफ कार्बन प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन द्वारा होने वाले दीर्घकालीन नुकसान का डॉलर में एक माप है। यह डॉलर का आंकड़ा दोस्तों एक छोटे उत्सर्जन कटौती अर्थात CO2 कमी का लाभ के लिए बचाए एक नुकसान के मूल्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए हम लोगों ने विकल्प ए इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न पढ़ें। कह रहा दोस्तों कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, फिर देखिएगा कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों ताम्र स्लैग, दूसरा पॉइंट कह रहा दोस्तों शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, चौथा दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, तीसरा देखेंगे जियो टेक्सटाइल, चौथा कह रहा है उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी और पांचवा कह रहा है दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, फिर देखिएगा कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो पहला कह रहा है दोस्तों ताम्र स्लैग, ठीक है, दूसरा कह रहा है शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, तीसरा कह रहा है दोस्तों जियो टेक्सटाइल, चौथा कह रहा है उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, पांचवा कह रहा है पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि हमारा केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, तो फिर पढ़ेंगे। कह रहा है कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो याद रखिए दोस्तों ताम्र स्लैग हमारा बिल्कुल सही होगा, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी यह भी हमारा बिल्कुल सही होगा और जियो टेक्सटाइल भी हमारा बिल्कुल सही होगा, जबकि इस संदर्भ में चौथा और पांचवा पॉइंट जो दिया गया है वह गलत है, यानी कि उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी नहीं होगा, पोर्टलैंड सीमेंट हमारा नहीं होगा। इस पॉइंट को याद रखें, केवल सही जो होंगे वह हैं हमारे कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती। तो याद रखें ताम्र स्लैग बिल्कुल सही है, दूसरा कह रहा है शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी यह भी हमारा सही है और तीसरा पॉइंट जो कह रहा है जियो टेक्सटाइल यह भी हमारा सही है, जबकि उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी नहीं होगा दोस्तों और पोर्टलैंड सीमेंट भी हमारा इस संदर्भ में गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या देखिए, इसकी व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे कि ग्रामीण सड़क निर्माण में दोस्तों पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता सुनिश्चित करने और कार्बन फुटप्रिंट को घटाने हेतु ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी एवं जियो टेक्सटाइल्स के प्रयोग को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, कह रहा है हमारा कि ताम्र स्लैग में याद रखें Fe2O3, SiO2 एवं CaO की उच्च मात्रा होती। शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी एक पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग भी सड़क निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर किया जाता। ठीक है, जियो टेक्सटाइल में दोस्तों जियो का अर्थ है पृथ्वी से एवं टेक्सटाइल का अर्थ है फैब्रिक से। ठीक है, अमेरिकी सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स के अनुसार यह भी एक पर्यावरणीय अनुकूल सामग्री है जिसका उपयोग दोस्तों सड़क निर्माण में होता है। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, एक बार और ध्यानपूर्वक देखें कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता सुनिश्चित करने और कार्बन फुटप्रिंट को घटाने हेतु ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी एवं जियो टेक्सटाइल्स के प्रयोग को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, ताम्र स्लैग में दोस्तों याद रखें कि ताम्र स्लैग में हमारा Fe2O3, SiO2 एवं CaO की उच्च मात्रा होती है। फिर से देखें कि ताम्र स्लैग में Fe2O3, SiO2 एवं CaO की उच्च मात्रा होती है। शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी दोस्तों एक पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग भी सड़क निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर किया जाता। ठीक है, जियो टेक्सटाइल्स में जियो का अर्थ पृथ्वी से एवं टेक्सटाइल का अर्थ दोस्तों फैब्रिक से है। अमेरिकी सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर जिसे हम लोग ASA भी कहते हैं के अनुसार यह भी एक पर्यावरणीय अनुकूल सामग्री है जिसका उपयोग दोस्तों सड़क निर्माण में होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और पर्यावरणीय प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, यानी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलिए, क्योंकि 16 जून 2024 को जो हमारा पेपर यानी कि IAS प्रीलिम्स की परीक्षा
परीक्षा लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे पूर्व वर्षों के प्रश्न हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशा क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए 2020 में पूछे गए चौथे प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। 3 प्रश्नों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है जो कि 2020 में पूछे गए थे। चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों कि कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद क्या है हमारे अंतर्विष्ट होते हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि कोयले की राख में दोस्तों आर्सेनिक, सीसा यानी कि लेड और पारद, ठीक है, अंतर्विष्ट क्या है दोस्तों यानी कि मरकरी हमारे अंतर्विष्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या दोस्तों उत्सर्जित करते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि भारतीय कोयले में दोस्तों राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है हमारा कि कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद हमारे क्या हैं अंतर्विष्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद हमारे अंतर्विष्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भारतीय कोयले में राख की हमारी अधिक मात्रा पाई जाती है, तो यह भी पॉइंट हमारा संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट तीनों ही हमारे इस संदर्भ में जो दिए गए हैं वह सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या हम देखेंगे। ठीक है, प्रश्न का आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहां देखिएगा। ठीक है, व्याख्या देखें क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि फ्लाई ऐश, जिसे दोस्तों हम लोग कोयले की राख भी कहते हैं, क्या है फ्लाई ऐश, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है जिसे हम कोयले की राख भी कहते हैं, क्या होता है, एक सूक्ष्म पाउडर होता है। ठीक है, जो वायु के साथ दूर तक दोस्तों याद रखें हमारा क्या दोस्तों यात्रा यानी कि ट्रेवल करता है। ठीक है, इसका उत्सर्जन मुख्यतः दोस्तों कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से होता है और फ्लाई ऐश कणों का निर्माण दोस्तों एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों हमारा सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर एवं पारा जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। और कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में जब कोयले का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता तो उसमें से याद रखें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं पारा का उत्सर्जन होता, जो पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वेस्ट रिसोर्सेज के अनुसार भारतीय कोयले में राख की मात्रा औसत 35 से 38% अधिक पाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए कह रहा है कि फ्लाई ऐश, जिसे हम कोयले की राख कहते हैं, सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक दोस्तों यात्रा करता। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से होता है। कह रहा है कि फ्लाई ऐश कणों का निर्माण हमारा एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर एवं पारा जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में जब कोयले का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता तो उसमें से दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं पारा का उत्सर्जन होता, जो पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वेस्ट रिसोर्सेज के अनुसार दोस्तों भारतीय कोयले में राख की मात्रा औसत 35 से 38% अधिक पाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। व्याख्या हम लोगों ने देख लिया, बढ़ेंगे 2019 में जो इस टॉपिक से हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उसकी तरफ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न जो हमारे इस टॉपिक से पूछे गए हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा हमारा पहला प्रश्न पढ़ेंगे जो 2019 में पूछा गया है, उसको ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे, देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाप में विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाप में विरलन तकनीक
तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। क्या है? ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, यानी कि भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। ठीक है, फिर से देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पश्चात मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। ठीक है, व्याख्या चलिए इसकी इंपॉर्टेंट है, व्याख्या हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखेंगे व्याख्या इसकी क्या दिया गया है। देखिएगा, कह रहा है कि भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए दोस्तों वर्तमान में एरोसॉल जियो इंजीनियरिंग के तहत मुख्यतः 3 नई तकनीकों, जिसे हम क्या कहते हैं, पश्चात मेघ विरलन, यानी कि दोस्तों साइरस क्लाउड थिनिंग, जिसे हम लोग सीसीटी भी कहते हैं, समताप मंडलीय वायु विलय अंतःक्षेपण यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शंस, जिसे हम लोग साई भी कहते हैं, तथा मरीन स्काई ब्राइटनिंग, जिसे हम लोग एमएसबी भी कहते हैं, का सहारा लिया जा रहा है। दोस्तों याद रखें, इसमें क्या है, साइरस क्लाउड थिनिंग, जिसे हम सीसीटी कहते हैं, दीर्घ तरंगीय उष्मीय विकिरण पर कार्य करती है। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए वर्तमान में एरोसॉल जियो इंजीनियरिंग के तहत मुख्यतः 3 नई तकनीकों, जिसे हम पश्चात मेघ विरलन, साइरस क्लाउड थिनिंग सीसीटी, समतापमंडलीय वायु विलय अंतःक्षेपण, जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन साई, तथा मरीन स्काई ब्राइटनिंग यानी कि एमएसबी का सहारा लिया जा रहा है। इसमें दोस्तों हमारा साइरस क्लाउड थिनिंग दीर्घ तरंगीय उष्मीय विकिरण पर कार्य करती है। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए वर्तमान में एरोसॉल जियो इंजीनियरिंग के तहत मुख्यतः 3 नई तकनीकों, पश्चात मेघ विरलन, जिसे हम साइरस क्लाउड थिनिंग कहते हैं, सीसीटी, समताप मंडलीय वायु विलय अंतःक्षेपण, जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन साई कहते हैं, तथा मरीन स्काई ब्राइटनिंग, जिसे एमएसबी का सहारा लिया जा रहा है। इसमें दोस्तों याद रखें, जो हमारी साइरस क्लाउड थिनिंग है, सीसीटी, यह दीर्घ तरंगीय उष्मीय विकिरण पर कार्य करती है। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न एक बार और हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्या कह रहा था। देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक हमारे पश्चात मेघ विरलन तकनीक, ठीक है, तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते। तो याद रखिए ऑप्शन डी भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, यानी टू डिग्रीज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, देखते रहें दोस्तों, क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है हमारा 2019 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा क्या है, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, और सब्जेक्ट देख रहे थे हम दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे अपशिष्ट से दोस्तों हमारा क्या है, ऊर्जा प्रौद्योगिकी। क्या है, ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। फिर पढ़िएगा, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। ठीक है, फिर देखिएगा, एक बार और पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखें कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। ठीक है, देखिएगा व्याख्या इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण एक नवीन आधुनिक प्रौद्योगिकी है, जो दोस्तों हमारा अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है, फिर देखिएगा, ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण एक नवीन आधुनिक प्रौद्योगिकी है, जो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है, उल्लेखनीय है दोस्तों कि ताप अपघटन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पायरोलिसिस, तथा प्लाज्मा गैसीकरण में पहले से अधिक स्वच्छ व किफायती ऊर्जा उत्पादन के लिए अपशिष्टों का पुनर्चक्रण किया जाता है। फिर देखेंगे कि ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण एक नवीन आधुनिक प्रौद्योगिकी है, जो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि ताप अपघटन, जिसे हम लोग दोस्तों पायरोलिसिस भी कहते हैं, तथा प्लाज्मा गैसीकरण में पहले से अधिक स्वच्छ व किफायती ऊर्जा उत्पादन के लिए अपशिष्टों का दोस्तों पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग किया जाता। इस नवीन प्रौद्योगिकी से दोस्तों याद रखें, विशेषकर अपशिष्टों के दहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के साथ ऊर्जा भी उत्पादित की जा सकती है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि इस नवीन प्रौद्योगिकी से विशेषकर क्या है, ध्यानपूर्वक देखेंगे इसकी आगे की व्याख्या क्या दी गई है। यहां देखिए, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, इसकी आगे की व्याख्या क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट है। देखें, कह रहा है हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, यहां देखें, चलिए देखिए कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है कि इस नवीन प्रौद्योगिकी से याद रखें दोस्तों, क्या है, इस नवीन प्रौद्योगिकी से याद रखें हमारा क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा।
कि इस नवीन प्रौद्योगिकी से विशेषकर दोस्तों अपशिष्टों के दहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के साथ ऊर्जा भी उत्पादित की जा सकती। इसके अंतर्गत दोस्तों याद रखें, अपशिष्टों को उच्च तापमान पर सीमित ऑक्सीजन उपलब्धता में गर्म किया जाता, जिससे इनका ठोस तरल व गैस में विघटन हो जाता। पुनः इन तरल व गैसीय तत्वों को जलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्न हमारा कि किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्या है? अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। ठीक है, व्याख्या ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कह रहा है कि ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण दोस्तों याद रखें हमारी एक क्या है, नवीन आधुनिक प्रौद्योगिकी है जो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि ताप अपघटन, जिसे हम लोग दोस्तों क्या है पायरोलिसिस भी कहते हैं, तथा प्लाज्मा गैसीकरण में पहले से अधिक स्वच्छ व किफायती ऊर्जा उत्पादन के लिए अपशिष्टों का पुनर्चक्रण किया जाता। इस नवीन प्रौद्योगिकी से याद रखें दोस्तों विशिष्ट कर अपशिष्टों के दहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के साथ साथ क्या है हमारी ऊर्जा भी उत्पादित की जा सकती। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों याद रखें अपशिष्टों को उच्च तापमान पर क्या दोस्तों सीमित ऑक्सीजन उपलब्धता में गर्म किया जाता है, और कह रहा है जिससे इनका ठोस तरल व गैस में विघटन हो जाता। पुनः इन तरल व गैसीय तत्वों को जलाकर दोस्तों ऊर्जा पैदा की जाती। अतः हमारा दोस्तों याद रखें विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। 2019 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं यानी कि माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। क्या है? पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म मणिकाओं माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ये समुद्री पारितंत्रों के लिए दोस्तों क्या है हमारी हानिकारक मानी जाती हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है, तो सही आंसर मार्क करेंगे हम कि ये दोस्तों क्या है हमारे समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। इस पॉइंट को याद रखिए। कह रहा है कि पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है, तो याद रखें ये समुद्री पारितंत्रों के लिए दोस्तों हमारी हानिकारक मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा व्याख्या इसकी क्या दिया गया है। कह रहा है कि माइक्रोबीट्स या माइक्रोप्लास्टिक दोस्तों क्या है हमारे प्लास्टिक के अंश या रेसे हैं जो बहुत दोस्तों याद रखें क्या है हमारे छोटे होते हैं। ठीक है, इनका आकार सामान्यतः 5 क्या है दोस्तों मिलीमीटर से कम होता है। इनका उपयोग विशेष रूप से शैम्पू, बेबी बॉडी लोशन, फेस क्रीम जैसे क्या है व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद बनाने में होते हैं, और ये क्या है अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। ये सीवर से बहकर सागरों और महासागरों में पहुंच जाते तथा पर्यावरण में प्लास्टिक की समस्या में दोस्तों इजाफा करते। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ये जल प्रदूषण में वृद्धि करते हैं और इनमें जलीय पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान उत्पन्न करने की क्षमता होती। अपने छोटे आकार के कारण अपशिष्ट जल उपचार निस्यंदन प्रणाली से भी पार हो जाते। ये मुख्यतः समुद्री पारितंत्रों के ये हानिकारक माने जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। कह रहा है माइक्रोबीट्स या जिसे दोस्तों हम लोग माइक्रोप्लास्टिक भी कहते हैं, प्लास्टिक के अंश क्या है प्लास्टिक के अंश या रेसे हैं जो बहुत छोटे होते हैं। इनका आकार सामान्यतः 5 मिलीमीटर से कम होता है। इनका उपयोग दोस्तों विशेष रूप से शैम्पू, बेबी बॉडी लोशन, फेस क्रीम जैसे व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद बनाने में होता है। ये क्या है अजैव निम्नीकरणीय, यानी कि दोस्तों ध्यानपूर्वक याद रखें ये अजैव निम्नीकरणीय होते हैं और ये सीवर से बहकर सागरों और महासागरों में पहुंच जाते तथा पर्यावरण में प्लास्टिक की समस्या में इजाफा करते। ये जल प्रदूषण में वृद्धि करते और इनमें जलीय पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अपने छोटे आकार के कारण अपशिष्ट जल उपचार निस्यंदन प्रणाली से भी पार हो जाते और यह मुख्यतः समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न एक बार और देख लेंगे क्या कह रहा था हमारा प्रश्न। कह रहा था कि पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली दोस्तों सूक्ष्म मणिकाओं यानी कि माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है, तो याद रखें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, माइक्रोबीट्स को हम लोग याद रखें माइक्रोप्लास्टिक्स भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। देखिएगा 2019 में जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है उसको हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है हमारा कि मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है
कि भूमंडलीय तापन के कारण क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है कि भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अथवा स्थल के नीचे पाए जाते हैं। तीसरा देखिएगा कि वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। कह रहा है कि मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। फिर देखिएगा, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। क्या है, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। दूसरा पॉइंट कि मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधः स्थल के नीचे पाए जाते हैं। क्या है, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधः स्थल के नीचे पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो तीनों ही पॉइंट दोस्तों हमारा मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में बिल्कुल सही दिए गए हैं। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, व्याख्या इसके देखें क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि मीथेन दोस्तों निम्न ताप व उच्च दाब पर जल के अणुओं से घिरकर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे हम मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। फिर देखिएगा कि मीथेन हमारा निम्न ताप व उच्च दाब पर जल के अणुओं से घिरकर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि मीथेन हमारी निम्न ताप व उच्च दाब पर जल के अणुओं से घिरकर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे दोस्तों हम लोग मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इस संदर्भ में क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं उसको देखेंगे। कह रहा है कि मीथेन हाइड्रेट की विशाल मात्रा दोस्तों याद रखें हमारा आर्कटिक टुंड्रा यानी कि उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्र अधः स्थल के नीचे पाई जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि मीथेन हाइड्रेट की विशाल मात्रा दोस्तों आर्कटिक टुंड्रा यानी कि उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्र अधः स्थल के नीचे पाई जाती। ग्लोबल वार्मिंग के कारण याद रखें इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि मीथेन हाइड्रेट की विशाल मात्रा आर्कटिक टुंड्रा यानी कि उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्र अधः स्थल के नीचे पाई जाती। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दोस्तों इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक सारे पॉइंट आप लोग देखते चलें, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे ही पॉइंट हमारे दोस्तों क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, इसलिए सारे पॉइंट को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि गौरतलब है कि वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता। इस प्रकार प्रश्नगत तीनों कथन हमारे सही हैं। फिर देखिएगा कि गौरतलब है कि वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रकार प्रश्नगत हमारे तीनों कथन सही दिए गए हैं। ठीक है, नोट देखें यहाँ क्या कह रहा है कि मीथेन हाइड्रेट को आम बोलचाल की भाषा में फायर आइस या जलती बर्फ भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या है, ज्वलनशील होती है। भारत में मीथेन हाइड्रेट के विशाल भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन में मौजूद हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि मीथेन हाइड्रेट को आम बोलचाल की भाषा में फायर आइस या जलती बर्फ भी कहते हैं, क्योंकि यह ज्वलनशील होती है और भारत में मीथेन हाइड्रेट के विशाल भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन में मौजूद हैं। इस पॉइंट को याद रखें। एक बार और पढ़ेंगे कि मीथेन हाइड्रेट को आम बोलचाल की भाषा में फायर आइस या जलती बर्फ भी कहते हैं, क्योंकि यह ज्वलनशील होती है। और याद रखें भारत में मीथेन हाइड्रेट के विशाल भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन में मौजूद हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें। पांचवा प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कह रहा है मीथेन, तीसरा कह रहा है ओजोन, चौथा कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और कह रहा है कि फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर पढ़ेंगे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कह रहा है मीथेन, तीसरा कह रहा है ओजोन, चौथा कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। कह रहा है फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कह रहा है मीथेन, तीसरा कह रहा है ओजोन, चौथा कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। कह रहा है फसल या जैव मात्रा के अवशेषों
के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कह रहा है कि इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ अर्थ साइंसेज के शोध के अनुसार फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के फलस्वरूप वायुमंडल में, याद रखें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसे हम लोग NOx भी कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन, ओजोन आदि हमारी निर्मुक्त होती हैं। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ अर्थ साइंसेज के शोध के अनुसार फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के फलस्वरूप वायुमंडल में, याद रखें दोस्तों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसे हम लोग NOx भी कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन, ओजोन आदि हमारी निर्मुक्त होती हैं। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2019 में जो हमारा पूछा गया छठा प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा है हमारा दोस्तों कि भारत में कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियान, फोरेट और क्या है, ट्राइएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? फिर से देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि भारत में कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियान, फोरेट और ट्राइएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो याद रखें दोस्तों, कृषि में क्या है, पीड़कनाशी की तरफ। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कृषि में पीड़कनाशी की तरह इन रसायनों का हम उपयोग करते हैं। फिर पढ़ेंगे कि भारत में दोस्तों कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियान, फोरेट और ट्राइजियोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते? तो याद रखें दोस्तों, हमारा कृषि में पीड़कनाशी की तरह। ठीक है, व्याख्या देखेंगे कि कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियान, फोरेट और ट्राइएजोफॉस इत्यादि रसायन का इस्तेमाल कृषि में दोस्तों पीड़कनाशी के तौर पर किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखें। फिर देखिएगा, कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियान, फोरेट और ट्राइएजोफॉस इत्यादि रसायन का इस्तेमाल कृषि में पीड़कनाशी के तौर पर किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियान, फोरेट और ट्राइएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते? तो याद रखें दोस्तों, कृषि में पीड़कनाशी की तरह। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हम मार्क करेंगे। याद रखिएगा, कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियान, फोरेट और ट्राइएजोफॉस इत्यादि रसायन का इस्तेमाल कृषि में पीड़कनाशी के तौर पर किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सातवां प्रश्न जो हमारा 2019 में पूछा गया उसको देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों हमारा कि कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं? तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है हमारा कृषि मृदाएं यानी कि एग्रीकल्चर सॉइल जो होते हैं दोस्तों, वह हमारे क्या हैं, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं दोस्तों, निर्मुक्त करती हैं। ठीक है, पहला देखेंगे कि कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि कुक्कुट उद्योग दोस्तों पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो यह भी हमारे इस संदर्भ में तीनों ही पॉइंट सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते और कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो सही ऑप्शन हम लोगों को मार्क करना होगा। तो हम लोग बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यानपूर्वक व्याख्या इसकी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखें इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2018 में जारी दोस्तों हमारा इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में भारत में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन के मामले में कृषि मृदाओं यानी कि एग्रीकल्चर सॉइल्स का योगदान 70% से अधिक रहा था। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 80% अमोनिया उत्पादन के लिए मवेशी जिम्मेदार हैं। फिर से देखिए क्या कह रहा है कि 2018 में जारी इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में भारत में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन के मामले में कृषि मृदाओं यानी कि एग्रीकल्चरल सॉइल्स का योगदान 70% से अधिक रहा था। इस रिपोर्ट के अनुसार 80% अमोनिया उत्पादन के लिए मवेशी हमारे जिम्मेदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि कुक्कुट उद्योग द्वारा दोस्तों 6% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2016 में 0.415 टन अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिकों यानी कि रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स का उत्सर्जन
उत्सर्जन किया गया। अतः कथन 1, 2, 3 हमारे तीनों ही पॉइंट इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर से पढ़ेंगे कि 2018 में जारी इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में भारत में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन के मामले में कृषि मृदाओं का योगदान यानी कि एग्रीकल्चरल सॉइल्स का योगदान दोस्तों 70% से अधिक रहा था। इस रिपोर्ट के अनुसार 80% अमोनिया उत्पादन के लिए हमारे मवेशी जिम्मेदार हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि कुक्कुट उद्योग द्वारा 6% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2016 में 0.415 टन अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिकों यानी कि रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स का उत्सर्जन किया गया। अतः कथन 1, 2, 3 हमारे तीनों ही पॉइंट इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित यानी कि CNG, HCNG का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है हमारा कि सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित यानी कि CNG, HCNG का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा कह रहा दोस्तों HCNG, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन संवर्धित CNG। ठीक है, कि इस्तेमाल का मुख्य लाभ दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जनों का क्या है, विलोपन है। फिर देखेंगे HCNG के इस्तेमाल का मुख्य लाभ दोस्तों, याद रखें क्या है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जनों का क्या है, विलोपन है। ठीक है, फिर देखिएगा दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता। फिर पढ़ेंगे चौथा पॉइंट कि CNG की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है ऑप्शन बी, यानी कि इस संदर्भ में हमारे सेकंड और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट हमारे सही नहीं दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती है, यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। और बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। जबकि फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट हमारे इस संदर्भ में गलत दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखेंगे प्रश्न कह रहा था कि सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित यानी कि HCNG का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमारा विचार कीजिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। और तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता, यह भी पॉइंट हमारा इस संदर्भ में सही दिया गया है। तो सही पॉइंट जो दिए गए हैं वह है सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट हमारे इस संदर्भ में गलत दिए गए हैं। ठीक है, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला पॉइंट कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखेंगे, कह रहा है कि HCNG के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में 70% तक कमी आएगी। कथन 1 हमारा विलोपन की बात कर रहा है, जो हमारा सही नहीं है। क्या है, फिर देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि HCNG के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या है, उत्सर्जन में 70% तक कमी आएगी। कथन 1 हमारा विलोपन यानी कि एलिमिनेशन की बात कर रहा है, जो हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए HCNG के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में 70% तक कमी आएगी। कथन 1 हमारा विलोपन की बात कर रहा है, जो कि हमारा सही नहीं है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि ईंधन के रूप में HCNG कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है, फिर देखिएगा ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है। अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती यानी कि रिड्यूस करती है। अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से यानी कि 18 से 20% तक मिलाया जा सकता। अतः कथन 3 भी हमारा सही है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है। अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। फिर पढ़ेंगे कि बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से यानी कि 18 से 20% तक मिलाया जा सकता। अतः कथन 3 भी हमारा सही है इस संदर्भ में। ठीक है, ध्यानपूर्वक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है हाइड्रोजन की लागत प्राकृतिक गैस की लागत से अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप HCNG CNG की तुलना में महंगा है। अतः कथन 4 हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा कह रहा है कि हाइड्रोजन की लागत प्राकृतिक गैस की लागत से अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप HCNG CNG की तुलना में महंगा है। अतः कथन 4 भी हमारा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
कह रहा दोस्तों कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। क्या है, फिर देखिएगा। कह रहा है कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है कि हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे। ठीक है, फिर देखिएगा कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ठीक है, या दोस्तों यहां पे हम बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की, यानी कि सॉलिड क्या है, सॉलिड हमारा वेस्ट मैनेजमेंट रूल की बात कर रहे हैं 2016 की। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के बारे में कुछ वहां पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखें। ऑप्शन ए कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में क्या है दोस्तों, क्या है, हमारे अपशिष्ट अलग करने होते हैं। क्या है, कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पादकों को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि ये नियम क्या है, कह रहा है केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब पढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं, ध्यान। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो सी नंबर पॉइंट कह रहा है कि इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार क्या है, मानदंड उपबंधित हैं। और डी कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह आज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में ना ले जाया जाए। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो दोस्तों हम लोग देख रहे थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के संदर्भ में जो पॉइंट दिए गए हैं उसमें केवल हमारा सी पॉइंट सही दिया गया है, जो कि क्या कह रहा है कि इन नियमों में दोस्तों याद रखें अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार क्या है, हमारे मानदंड उपबंधित है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल यहां व्याख्या दी गई है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में अपशिष्ट भराव स्थलों व अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं, जो कि पॉइंट सी में कहा जा रहा है। ठीक है, नोट कह रहा है कि 8 अप्रैल 2016 से हमारे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 प्रभावी हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं। और याद रखें 8 अप्रैल 2016 से हमारे ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 प्रभावी हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी बचे हुए पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग परीक्षाएं निकट हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते चलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।